नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत पटना से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां आरजेडी विधायक ने गांधी सेतु पर प्रदर्शन किया है। मुकेश रोशन ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी विधायक का गांधी सेतु पर प्रदर्शन। मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते दिखे और समर्थन में आरजेडी किसान आंदोलन को लेकर आज विपक्षी पार्टियों का बंद बुलाया गया है। गांधी सेतु पर आगजनी भी की गई है। तो पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी विधायक ने गांधी सेतु पर प्रदर्शन किया। मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया है और कृषि कानूनों का यहां पर विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आरजेडी विधायक तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान गांधी सेतु पर आगजनी भी की गई और आज भारत बंद भी बुलाया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद है। वैशाली के भगवानपुर में भारत बंद के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। भारत बंद के कारण NH 22 पर आवागमन ठप हो गया है और हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन थम गया है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। और राजीव मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर? ये देखिए, जो बंद के समर्थक में जो राजद कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं, सुबह से ही सड़कों पे हैं। आपको बताते चले कि महात्मा गांधी सेतु पर जो महुआ के राजद विधायक है मुकेश रोशन, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग, ये गर्दनिया चौक है जहां सड़क जाम की गई है, आगजनी की गई है। इसके चलते महात्मा गांधी सेतु की ओर आने जाने वाले तमाम वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। इसके अलावा ये रास्ता जो मुजफ्फरपुर जाती है, NH 22 है, वहाँ भगवानपुर में भी राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वहाँ बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से अभी सुबह से ही लगातार जो है भारत बंद का खासकर वैशाली में व्यापक असर देखने को मिल रहा है और सुबह से ही तकरीबन 6-6:30 बजे से ही राजद के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और इसका पहले से भी लगातार इन लोगों का प्रदर्शन चलता आ रहा है। खासकर जो राजद के नेता हैं, उनका कहना है कि कृषि कानून जो है वो कृषि के किसानों के हित में नहीं है, तो इसको लेकर पहले से भी आंदोलन चल रहा है। उसी कड़ी में एक बार फिर भारत बंद का समर्थन करते हुए राजद के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर हैं और इनका कहना है कि जब तक ये सरकार, जो केंद्र सरकार कृषि कानून लेके आई है, इसे जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन बिल्कुल राजीव, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि आरजेडी कार्यकर्ता बिल्कुल मुखर होकर सामने आए हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस तरह के जो आंदोलन होते हैं पॉलिटिकल हैं, उसमें प्रशासन की ओर से मनाही रहती है कि इस तरह सड़क जाम नहीं करना है, तो ये तो बाद की कार्रवाइयां होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, पुलिस सब जगह तैनात है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है उनको पुलिस के लिए ये नहीं है, चुनौती है कि कैसे उनको जाके समझाया जा रहा है। पुलिस बल जो है सड़कों पे है, लेकिन ये पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, राजद के समर्थक हैं या बंद समर्थक हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। 20 सड़क पर NH 19 पर आप कह सकते हैं कि वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आगजनी की गई है। तो इनके आंदोलन की वजह से जो खासतौर जो हम कहते हैं कि उत्तर बिहार का लाइफ लाइन है महात्मा गांधी सेतु, वो ठप हो चुका है। उस पर वाहनों का परिचालन ठप है। तमाम इधर से उधर दोनों तरफ गाड़ियां जो है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और इसमें जो पैसेंजर हैं वो परेशान हैं। और NH 22 जो कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जाती है, इस रास्ते में बड़ी संख्या में लोग मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी वगैरह इधर जो भी 10 जिला जाते हैं, उन तमाम इलाके में जो लोग यात्री हैं जाने वाले, आने जाने, उनको कठिनाइयां हो रही है। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वाल्मीकिनगर गंडक बराज की सुरक्षा कार्य में लगी कंपनी के गोदाम में आग लग गई है। जिस जगह पर आग लगी है वो नेपाल में है। आग लगने से करीब 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
नेपाल हितकारी योजना के तहत नेपाल में बिहार सरकार की तरफ से काम कराया जा रहा है। कंपनी के गार्ड ने नेपाल के शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये बघा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गंडक बराज का काम कर रही कंपनी के गोदाम में आग लग गई है और इससे करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक घर में आग लगा दी, साथ ही घर की महिलाओं की पिटाई भी की। मारपीट में 7 महिलाओं को चोट लगी है, जिनमें से 3 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हमला उस वक्त किया गया जब घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। पार्टी सब देते हैं आपको। वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए केंद्र ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें 10 राज्यों पर फोकस रहा। मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों के आय के स्रोत पर चोट कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नक्सलवाद के मुद्दे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने करीब 4 घंटे तक नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई और विकास कार्यों पर बल देने पर जोर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्य से ही नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है। बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं, तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया है और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। नक्सलवाद की समस्या से देश के 10 राज्य जूझ रहे हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब भी बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण है। हालांकि देश में नक्सलवाद का असर लगातार कम हो रहा है। कुछ साल पहले तक देश के 90 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसकी संख्या 2020 तक घटकर 45 रह गई। लेकिन अब भी ये समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीते 5 सालों में नक्सलवाद की वजह से करीब 380 सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, जबकि 1000 से अधिक मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी ठोस कार्रवाई की है, जिसका नतीजा है कि 4200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और करीब 900 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ये जो बैठक है उसकी 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश में 85% हिंसा के लिए वामपंथी उग्रवाद जिम्मेवार है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के सीएम से 1 साल तक वामपंथी उग्रवाद पर ध्यान देने की अपील की। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की बैठक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कहा गया है। वामपंथी उग्रवादियों की आय के स्रोत पर हमला किया जाएगा। 1 साल तक सभी सीएम वामपंथी उग्रवाद पर ध्यान दें, ये निर्देश दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद का स्थायी समाधान बेहद जरूरी है, ये बात कही गई है इस बैठक में। और देश में 85% हिंसा के लिए वामपंथी उग्रवाद जिम्मेदार है। वामपंथी उग्रवाद की घटना में 23% की कमी आई है।
वहीं उग्रवाद के कारण मरने वालों की संख्या 21% कम हुई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। देश में अब सिर्फ 53 जिले ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों से बातचीत के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की राजधानी दिल्ली में जातीय जनगणना को जरूरी बताया और दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में बयानबाजी तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने पैसे पर बिहार सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की। अब इस पर फिर कोई आप चिट्ठी लिखिए, फिर बैठक करिए, इन चीजों से नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री या तो सरकार के खर्चे पर बिहार में जनगणना करा लें या एनडीए से बाहर आ जाए। अब इस केंद्र सरकार के हलफनामा के पहले जो जनता दल के नेता बड़ी बड़ी बात करते थे जातीय जनगणना की बात पर, आज वो कहीं न कहीं उनकी आवाज कुंदती नजर आ रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग हैं और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सबकी बात को, भाव और भावना को सुना है और सुनने के बाद में उनका निर्णय अभी आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि निर्णय जो भी उनका आएगा वो देश हित में आएगा। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं, जिसकी मांग समय समय पर होती रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नालंदा में चलती गाड़ी में लगी आग, देखते ही देखते आग में गाड़ी खाक, बाल बाल गाड़ी में सवार लोगों की जान बची है। और नालंदा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गाड़ी में आग लगी। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, चलती गाड़ी में आग लग गई और इस दौरान राहत की बात ये रही कि बाल बाल लोगों ने अपनी जान बचाई, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और तस्वीरें आपके सामने, इस्लामपुर से राजगीर गाड़ी जा रही थी, चटनी फैक्ट्री के पास ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी भी जान माल का नुकसान इस वक्त नहीं हुआ। लोगों ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। मुंगेर की टेटिया बम्पर प्रखंड में डायरिया का कहर देखा जा रहा है। यहां बड़की छाता गांव में 3 दिन पहले डायरिया से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग बीमार हैं। ग्रामीणों की सूचना पर टेटिया बम्बर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी छाता गांव पहुंचे और ग्रामीणों को दवाएं दी गई, लेकिन अब भी कई लोगों का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। गांव की स्थिति बेहद खराब है, यहां पीने का साफ पानी भी नहीं है। पानी के कारण से ये हमारी समाज की ये जो डायरिया जिसको फैला जाता है, इसके कारण से जो है ये अभाव हुई है और 2 को मौत हुई है। खाया पिया बस खेलने तो चल गया, इसको देने के शाम के इससे हो गया उल्टी पैखाना। यहाँ चापाकल नहीं है, न नलका है। ये दिया है तो 1 महीना से ज्यादा नलका नहीं चले है। नलका जो है बंद कर दिया। जो चापाकल जो दिए सब, उसमें पानी नहीं था, उसमें चापाकल बैठा दिया। उस पानी जो है खूब रग लगा कर को भरता है तो पानी गिरता है। वही देखिए, इस पूरे मामले में सिविल सर्जन ने दावा किया है कि गांव में स्थिति बेहद सामान्य है। साफ सफाई, पानी का निरोधात्मक कार्य जो होता है महामारी का, ब्लीचिंग छिटवाया गया, स्प्रे कराया गया और घर घर में वहाँ ORS जो जिसको दवा की जरूरत थी दवा दी गई।
कल भी स्थिति सामान्य हो गया, कोई वैसा नहीं था जिसको वहाँ पर लोग भर्ती किया जाए। शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ के वायरल ऑडियो और उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद भी फर्जीवाड़ा करने वाले सुधर नहीं रहे। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। परमात्मा कुमार का आरोप है कि उसने शिक्षक बहाली में 6,33,000 रुपए दिए, लेकिन उसकी बहाली नहीं हुई। परमात्मा कुमार ने जिला स्कूल के लाइब्रेरियन अश्विनी कुमार आर्य और गोराजी के शिक्षक नित्यानंद सिंह पर ठगी का आरोप लगाते हुए मंत्री जी से शिकायत की। परमात्मा कुमार की माने तो बहाली के नाम पर ठगी करने के लिए दोनों आरोपियों ने उन्हें डीईओ और बीईओ से भी मिलवाया था और शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार की गुहार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने परमात्मा कुमार को ये एहसास भी कराया कि गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश में नुकसान हमारा ही होता है। डीओ साहब के यहाँ भी भेजते थे सर, डीओ साहब के यहाँ भी गए सर, एफआईआर भी किए सर। एफआईआर करने के बाद मेरा जो आईओ था सर नित्यानंद सिंह जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है सर, ये दोनों मिल के एक जाल बनाया सर। अभी रोने से केस खराब होता है, रोने से आदमी अगर रोता है ये अब फोटो खिंचा रहे हैं आप पहले से कह के आए क्या? नहीं सर, हमने डीओ साहब को एप्लीकेशन में दिया है सर। ये रोने से क्या होता है? शिक्षक हैं सर, एक जिला स्कूल नवस्थापित के लाइब्रेरियन है जिसका नाम अश्विनी कुमार आर्या है और एक नित्यानंद सिंह है जो गोराडी में शिक्षक के पद पे है। ये दोनों मिलके हमको नौकरी का झांसा देके सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र देके हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। इसका आवेदन जब हम डीओ साहब को दिए, सारी जानकारी दिए तो बोले डीओ साहब हमारे हैं। विश्वास में लाने के लिए सर हमको डीओ साहब के यहाँ भी 1-2 दिन भेजे थे, उनके साथ भी हम कई बार डीओ साहब के यहाँ गए हैं सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे, मनुआ पुल पे पुलिस हमले में एसआई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमला किया गया है जिसमें एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना मनुआपाल थाना क्षेत्र के तुनिया गांव की बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि चनपटिया प्रखंड के तुनिया विशुनपुर पंचायत के छोटा तुनिया गांव में 2 मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना के जमादार रामबाबू चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से किसी ने बांस से जमादार पर हमला कर दिया जिसमें जमादार का सिर और नाक फट गया। आनन फानन में जमादार को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बेतिया एसपी ने कहा है कि दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग गांव से मतलब निकल रहे थे बाहर, मोमेंट बनाए हमको मतलब जान मारने के नियत से हमला करने के लिए। हम आगे थे, जमदार साहब हमारे पीछे थे। जब तक वो लाठी चलाया लोग और ईटा पत्थर चलाया, हम छिप गए। वो लाठी ईटा पत्थर जमदार साहब को लग गया, उनका कपार फट गया, नाक भी फट गया। वहाँ से हम लोग तुरंत इनको ला के कितने लोग घायल? कितने लोग घायल बस जमदार साहब हैं, बाकी कोई घायल नहीं है। वही देखिए, बेतिया शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि स्पिरिट की जगह होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी जिसका शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे 12 लोगों की मौत हुई थी। बेतिया में जहरीली शराब कांड में एसपी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शराब कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया है कि स्प्रिट के रूप में होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी जिसका शराब के तौर पर ज्यादा सेवन किया गया और इसी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई थी।
पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति ने लौरिया के देवरवा गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी, उसकी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हुआ। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। वो उस प्रकरण में जो मेन जहां से माल सप्लाई किया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार सिंह ने ही लौरिया में स्प्रिट के तौर पर होम्योपैथिक दवा की सप्लाई की थी, जिसे पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 12 लोगों की मौत शराब पीने से होने की पुष्टि की गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।